भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खंड 3 की इकाई 10 जो बेरोज़गारी और रोज़गार से संबंधित है, उसका अध्ययन करेंगे। रोज़गार किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो किसी भी परिवार के लिए एक आय सृजित करता है और आय सृजन के माध्यम से वह परिवार अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण-पोषण करता है, पोषणीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध करता है, साथ ही साथ उसको शिक्षा देता है, स्वास्थ्य देता है, अच्छा रहन-सहन जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए रोज़गार की आवश्यकता है। क्योंकि रोज़गार और आय के बीच सीधा संबंध है। अगर व्यक्ति रोज़गार में होगा तो जो उसकी फ्लोइंग इनकम है वो बनी रहती है और किसी भी देश के लिए यह ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार में हों। चाहे अल्प विकसित देश हों, चाहे विकासशील देश हों, चाहे विकसित देश हों, बेरोज़गारी किसी न किसी रूप में हर देश में पाई जाती है। बस उसका जो डिग्री है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है कि अल्प विकसित देशों में ज़्यादा लोग बेरोज़गार हों और विकासशील देशों में उससे थोड़ा कम और विकसित देशों में बहुत ही कम लोग बेरोज़गार हों। पर हर सरकार का यही अपना उद्देश्य रहता है कि वो रोज़गार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। यानी चाहे विकसित राष्ट्र भी है, तो वो पूर्ण रोज़गार की ओर अग्रसर होने की बात करता है। पूर्ण रोज़गार में कि जितने लोग हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से 64 साल की वर्ष आयु के बीच में जितने लोग उपलब्ध हैं और वो कार्य करने को इच्छुक हैं और उन सभी को अगर रोज़गार मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था पूर्ण रोज़गार की स्थिति में है। पर नॉर्मली कहीं भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोज़गार की स्थिति में नहीं रहती है। वो उसके कि जितना करीब हो, उतना ही किसी भी देश के लिए अच्छा है। माना ये जाता है कि जितनी भी जो हमारी आर्थिक समृद्धि है, वो जितनी अधिक होगी, उतना ही ज़्यादा आर्थिक संसाधन होंगे, वो आय के रूप में भी होंगे, वो असेट्स के यानी धन संपत्ति के रूप पूँजी के रूप में भी होंगे और उससे लगातार रोज़गार रोज़गार की वजह से जो कंज़म्पशन है, उस पे एक्सपेंडिचर करने के बाद यानी उपभोग पर व्यय करने के बाद बचत के लिए भी पर्याप्त बचता है और यही बचतें पारिवारिक हाउसहोल्ड जो बचतें हैं, वो किसी देश की बचत में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट यानी विनियोजन कहेंगे या निवेश जो है वो बढ़ता है और जितना ही निवेश बढ़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा और उत्पादन होगा और रोज़गार के साधन जो हैं वो और ज़्यादा अधिक सृजित होंगे। किसी भी हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में कह लें या शहरी क्षेत्र में काम की तलाश में जो लोग हैं, उनकी रोज़गार स्थिति को देखने के लिए हम ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर या और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर दोनों प्रकार से देख सकते हैं कि लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर असंगठित क्षेत्र जो है उसमें लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो कभी-कभी रोज़गार के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा हमको दिखता है कि ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, पर अगर उन सभी को गणना कर ली जाए तो ये जो रोज़गार का परिदृश्य है वो थोड़ा सकारात्मक दिखेगा। और बहुत सारी जो रोज़गार हैं वो सवेतन अवकाश जैसे नियमित वेतन वाली जो नौकरियाँ होती हैं या नियमित और कुछ काम ऐसे जो नियमित आधार पर नहीं, इसलिए उनको प्रतिदिन एक काम की तलाश में जाना रहता है। तो जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है यानी असंगठित क्षेत्र, उसमें भी दोनों प्रकार के रोज़गार देखे जा सकते हैं कि एक नियमित वेतन के आधार पर भी हो सकता है और प्रतिदिन काम के लिए वो उनको जाना पड़े यानी जिसको हम वेज इनकम कहते हैं, उसके आधार पर हैंड टू माउथ एक्जिस्टेंस हो जाता है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो मज़दूरों के रूप में कार्य कर रही होती है, तो ऐसा देखा जाता है। तो हम जब देखेंगे तो कितने दिन कौन कितना बेरोज़गार है, इस स्थिति में देखने के लिए जो है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आधार हमने बना रखा है इस रोज़गार में कितने लोग लगे हैं, उसको मानने के लिए। अगर हम
श्रम शक्ति जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसके अनुसार श्रम शक्ति से आशय जो है 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का वो हिस्सा है, जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक क्रियाएँ करने के लिए अपने श्रम की आपूर्ति करता है। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए जो भी लेबर कर रहा है, जो भी वर्क कर रहा है, तो उसको हम श्रम शक्ति में लेते हैं 15 से 64 वर्षों के बीच जो लोग हैं। इसमें रोज़गार में लगे तथा बेरोज़गार दोनों ही लोग शामिल हों, क्योंकि वो कुल श्रम शक्ति को प्रदर्शित करेगा। और श्रम शक्ति इसलिए कह सकते हैं हम कि रोज़गार में लगे लोगों की संख्या और बेरोज़गारी की संख्या, जो ये 15 से 64 वर्ष आयु के बीच आ रहे हैं। यानी कि लोग कार्य करने को इच्छुक हैं, पर उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जो लोग रोज़गार में लगे हुए हैं, उन दोनों पॉपुलेशन को अगर जोड़ लिया जाए। अब बेरोज़गारी की जो दर है, उसको श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप में बेरोज़गारों की संख्या से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात यानी जो पूरी श्रम शक्ति है और कितनी टोटल पॉपुलेशन, उसमें पूरी श्रम शक्ति के कितने परसेंट लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। नॉर्मली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन में। पर जब भी डिप्रेशन यानी मंदी की सिचुएशन आएगी या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी, तो वो इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिसबैलेंस होता है। ख़ास तौर पे अगर मंदी है, तो मंदी के समय ये गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से माँग सृजित करे। तो कीन्स ने कहा कि कब जो बेरोज़गारी की समस्या है, वह या तो माँग की कमी से हो रही है, या तो उतनी वस्तुएँ उत्पादित नहीं हो पा रही है, और उत्पादन जो है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में भी वस्तुएँ बिक नहीं पाती। और बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिए कीन्स ने समग्र माँग की वृद्धि या समग्र व्यय की वृद्धि, जो उपभोग व्यय, विनियोग व्यय तथा सार्वजनिक व्यय यानी सी प्लस आई प्लस जी पर उन्होंने कहा कीन्स ने कि इसमें चेंजेस लाकर अगर कंज़म्पशन नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो विनियोग व्यय देख लें, वो नहीं बढ़ाया जा सकता, तो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और पूर्ण रोज़गार की दशा को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा। और कीन्स के अनुसार आय की जो वृद्धि के साथ उपभोग तो बढ़ेगा, पर आय से कम बढ़ेगा। इसलिए जो माँग का अंतराल है वो बढ़ता जाएगा। यानी अगर आय में बढ़ोतरी हो रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं जितना आय बढ़ी उतना ही उपभोग हो जाए। तो ये जो गैप है, इसलिए ये माँग का अंतराल जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, और इस गैप की वजह से माँग की कमी को विनियोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। और यदि विनियोग पर मिलने वाला प्रतिफल भी बहुत कम हो, जैसा कि मंदी की सिचुएशन में होता है, लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे जितनी भी ब्याज दर को कम कर दीजिए, विनियोग नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय जो है गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से जो उत्पादन के साधन बढ़ेंगे और रोजगार का सृजन होगा। हम कह सकते हैं कि जो बेरोजगारों की संख्या है अपॉन टोटल श्रम शक्ति इंटू 100, ये जो है आपकी बेरोज़गारी की प्रतिशत को दिखाता है। श्रम शक्ति माइनस रोज़गार में जो लगे श्रमिक हैं। अब लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम बल भागीदारी दर को श्रम शक्ति में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में देखा जा सकता है, जबकि श्रम शक्ति उन सभी श्रमिकों को रखा जाता है जो कार्यरत हैं या तो रोज़गार ढूँढ रहे हैं। और बेरोज़गारी दर क्या है, वो श्रम शक्ति में बेरोज़गार लोगों का प्रतिशत प्रदर्शित कर रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी हम देखते हैं, तो रोज़गार की जो लोच है वो क्या है कि जितना पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके कंपैरिज़न में जो रोज़गार है वो किस आधार से बढ़ रहा है। तो रोज़गार लोच की प्रति इकाई उत्पादन की वृद्धि की अनुक्रिया में रोज़गार में वृद्धि के अनुपात के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो बाज़ार में प्रचलित जो मज़दूरी दर है, उस पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत ये भी देखा जाता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब हम देखते हैं, तो जो वेज रेट पर या जो सैलरी पर अ, उपलब्ध है रोज़गार, उस पे बहुत लोग काम करना नहीं चाहेंगे।
तो एक तरीके से वो वॉलंटरी रूप से वो बैठे हुए हैं कि उनको वो कार्य नहीं करना है। पर अगर प्रचलित मज़दूरी पर कार्य करने के लिए लोग तैयार हैं और उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उसको अनैच्छिक बेरोज़गार कहेंगे। यानी उनकी ऐसी इच्छा नहीं है कि वो बेरोज़गार बैठें, पर उनको बेरोज़गार बैठना पड़ रहा है क्योंकि रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी हम रोज़गार में नहीं कहेंगे, जिसके काम करने के बाद भी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि ना हो रही हो। जैसे कि अदृश्य बेरोज़गारी के अंदर होता है, जो कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में पाई जाती है, पर प्रमुख रूप से वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। जहाँ पर जो फ़ील्ड है, यानी जो एग्रीकल्चर फ़ील्ड है, जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग है, उसपे जितने लोग परिवार के लगे हुए हैं, मान लीजिए 5 लोग लगे हुए हैं, उसमें से 2 लोगों को अगर हटा लिया जाए, तो भी उत्पादन पर कोई असर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 2 लोग थे, वो एक तरीके से एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड थे वहाँ पर और उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं थी, एक तरीके से वो अनएम्प्लॉयड थे। उनको हम कोई और रोज़गार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अदृश्य बेरोज़गारी के अंतर्गत हम लेते हैं, जिनको हम मानते हैं कि जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य है। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहते या जो प्रचलित मज़दूरी पर कार्य नहीं करना चाहते, उन्हें हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे, एक तरीके से या कहेंगे भी तो ऐच्छिक बेरोज़गार कह सकते हैं। तो अनैच्छिक बेरोज़गार, ऐच्छिक बेरोज़गार और अदृश्य बेरोज़गारी, ये सभी जो हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में देखी जाएँगी। और आप रोज़गार में कितने घंटे कोई काम कर रहा है तो आप मानोगे कि वो रोज़गार में है कि नहीं? तो 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन को हम ये कहते हैं दिस इज़ स्टैंडर्ड ईयर या स्टैंडर्ड वर्ष है। अगर इतना 8 घंटे 273 दिन साल में लोग रोजगार में हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड ईयर है। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले छठी योजना में रोजगार को नापने के लिए किया गया था और इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिन रोजगार में है, तो हम कहेंगे वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। अब विकसित देशों में 2 प्रकार की हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि विकसित देश हो चाहे विकासशील देश, सब जगह बेरोज़गारी पाई जाती है। अब विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोज़गारी है? वहाँ पे ट्रेड साइकिल्स हैं, जिसको हम चक्रीय कह बेरोज़गारी कह सकते हैं। साइक्लिकल जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसकी वज़ह से। यानी मान लीजिए कभी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं, तो सभी को रोज़गार मुला मिला हुआ है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हो। पर अगर इकॉनमी डिफ्लेशन में आती है, मंदी की सिचुएशन में आती है, तो कुछ लोगों का रोज़गार छूट जाए उस दौरान, तो हम ये कहेंगे और फिर उसके बाद जब ये इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आएँ यानी मुद्रास्फीति की तरह या तो हम ये कहेंगे कि फिर से लोगों को उत्पादन बढ़ गया और लोगों को रोज़गार की परिस्थितियाँ बढ़ गईं। तो ये क्या है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, साइक्लिकल है, ये लंबे समय के लिए स्थिरता नहीं कहेंगे। अगर ये बहुत लंबे समय तक अगर एग्ज़िस्ट कर जाए तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पर चक्रीय बेरोज़गारी विकसित देशों में ये ट्रेड साइकिल्स के अनुसार पाई जाती है, जो कि कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। और विकसित राष्ट्रों में दूसरी जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको घर्षण जनित बेरोज़गारी कहते हैं, जो पूर्ण रोज़गार की स्थिति में भी बनी रह सकती है। यानी कि जब व्यक्ति एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना चाह रहा हो, तो जो टाइम बीच के टाइम पीरियड में थोड़े समय के लिए वो रोज़गार में अगर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो लंबे समय के लिए बेरोज़गार है। वो बस एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच ओवर करने के लिए थोड़े समय के लिए बेरोज़गार है, तो हम इसको घर्षण जनित बेरोज़गारी कहते हैं। फिर आती है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, वहाँ पे जो बेरोज़गारी पाई जाती है, उसमें प्रमुख रूप से संरचनात्मक बेरोज़गारी है। यानी मान लीजिए टेक्नोलॉजिकली उतना डेवलप्ड नहीं है कोई कंट्री, तो टेक्निकल जब चेंजेज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार जैसे कुछ लोग का छूट जाता है, यानी ज़्यादा लोग जहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, कोई मशीन आई लग गई तो उसमें से 1-2 लोग डिस्प्लेस करने पड़ सकते हैं। ये संरचना हो सकती है और जो है जो स्किल्स चाहिए, अगर वो स्किल्स नहीं है लोगों के बीच,
तो वो भी संरचनात्मक यानी अर्थव्यवस्था की वो संरचना है, उसके आधार पर लोग बेरोज़गारी में हैं। तो यह एक दीर्घकालीन प्रकार की बेरोज़गारी है, जो अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की वजह से पाई जाती है और यह तब पाई देखी जाती है जबकि जॉब तो है, पर लोग उसकी अपेक्षित योग्यता के अनुसार योग्यता नहीं रख रहे हैं। यानी बहुत सारी सीट्स इसलिए खाली रह जा रही हैं कि लोगों के पास वो योग्यता नहीं है, जो योग्यता उस जॉब को करने के लिए चाहिए। ख़ास तौर पे जब कंप्यूटर युग में, एआई के युग में टेक्नोलॉजी इतना फ़ास्ट मूव कर रही है, तो जो टाइम पीरियड है उसमें बीच में लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं क्योंकि वो जॉब्स इस प्रकार की हैं टेक्निकल नॉलेज की और लोगों के पास वो टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं जो लोगों में नहीं है और इस वजह से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। यानी कि लोगों की अकुशलता की वजह से भी अगर जॉब नहीं मिल पा रही तो वो भी एक संरचनात्मक बेरोज़गारी है। टेक्नोलॉजिकल प्रगति या विकास इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। कुशल श्रमिकों को कंप्यूटर एनालिस्ट की फॉर एग्जांपल हम देख लें कि एक बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, पर ज़रूरत है कंप्यूटर एनालिस्ट की या एआई की जानकारी रखने वाले व्यक्ति की, तो उनको वो रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो ये या तो कुछ छँटनी होगी अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो ख़ास तौर पे प्राइवेट जॉब में तो उनकी छँटनी कर दी जाएगी क्योंकि आप उसके अयोग्य हैं उस जॉब के। तो लोगों का भी ये दायित्व तो बनता है कि वो समय-समय पर अपने आप को अपडेट रखें और जिससे कि वो अस्थायी रूप से ही जो है बेरोज़गार हों, बाकी जैसे ही वो स्किल को एक्वायर लेते हैं, ऑन जॉब भी एक्वायर कर लेते हैं, तो वो उनकी जो बेरोज़गारी है वो अल्पकालिक हो जाएगी और ये जो है गंभीर समस्या नहीं उत्पन्न करेगी। पर अगर बहुत लंबे समय तक आप जो है वो स्किल्स को नहीं अडॉप्ट करते हैं, तो आप लंबे समय तक के लिए बेरोज़गार हो सकते हैं। और घर्षण जनित बेरोज़गारी एक अस्थायी, अल्पकालिक तथा ऐच्छिक अवधारणा है, जिसे इसी स्वभाव के कारण अर्थशास्त्री इसके आकार को बहुत गंभीरता से नहीं लेते और बेरोज़गारी की दर की गणना में इसे सम्मिलित भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ही है और बेरोज़गारी स्थिर तथा विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में भी पाई जाती है या पूर्ण रोज़गार की स्थिति में भी बनी रह सकती है। ऐसे सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है जिसको हम कहते हैं मौसमी बेरोज़गारी और जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पर जब कटाई-बुआई का सीज़न चल रहा होता है, तो बो सभी मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम में लगे होते हैं। पर जब वो सीज़न ऑफ होता है यानी फसल अभी तैयार हो रही है, तो ऐसे समय में लोगों को वो खाली पड़े रहते हैं। तो ये ज़रूरत ये होती है कि जैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के थ्रू या सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ के थ्रू उस टाइम पीरियड में लोग एंगेज्ड रहें। जैसे कि आगे हम बात करें कि जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यही मौसमी बेरोजगारी को भी दूर करने के लिए जब लोग खाली बैठे रहते हैं या अदृश्य बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये एक रोल प्ले करती है जिसमें कि 100 डेज़ की गारंटी दी जाती है रोजगार की। तो मौसमी बेरोज़गारी को इस तरीके से भी दूर किया जा सकता है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग के थ्रू या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के थ्रू या प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनके थ्रू या और कोई सर्विसेज अवेलेबल हो, उन सर्विसेज के थ्रू व्यक्ति जो है कोई खाली एग्रीकल्चर लैंड पे ही डिपेंडेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके अलावा भी बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है। और देखा ये जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वही लोग बने रहते हैं या अच्छा जीवन यापन कर रहे होते हैं, अगर उनके पास खेत-बाड़ी भी है और वो उस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके साथ वो मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ पढ़ा रहे हैं या एलआईसी के एजेंट हैं या छोटा-मोटा अपना कोई दुकान खोल लिए हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लिया है या चक्की है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। आप उसकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग इस तरीके की भी यूनिट खोल सकते हैं। अगर किसान जो ट्रेडिशनली रूप में वो कार्य कर रहे थे, उससे हटकर कार्य करेंगे, तो कभी वो ये जो सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट या अदृश्य बेरोज़गारी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी नहीं पाई जाएगी, उसको बहुत हम लोग कैटर कर सकेंगे और लोग जो है गाँव में रहना पसंद करेंगे और फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन होता है, वो भी कम होगा। पर उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर इन रोड सब
नेटवर्किंग ग्रामीण क्षेत्रों तक की हो, साथ ही साथ बिजली की निर्बाध उपलब्धता हो, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे तक वहाँ पर बिजली आए। तो ये सारी जो यूज़र चार्जेज़ हैं वो सब वो मीट कर ले जाएँगे अगर उनकी इनकम अच्छी होगी। तो शुरू में गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा पर उसके बाद वो सस्टेन कर ले जाएँगे। तो इस तरीके से मौसमी बेरोज़गारी या अदृश्य बेरोज़गारी को भी दूर किया जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षित बेरोज़गार भी हैं, कुछ मतलब लोगों के पास डिग्री तो है, पर लोगों के पास काम नहीं है। अब इसमें भी ये देखना होगा शिक्षित बेरोज़गारी में कि क्या आपने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है? क्या वो जो योग्यता चाहिए वो योग्यता आप में है कि बस डिग्री हासिल करने के लिए आपके पास डिग्री? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षित बेरोज़गार हैं और जब उनका जो भी स्क्रीनिंग हो रही है, उनका इंटरव्यू हो रहा है, उनकी वहाँ छँटनी हो जा रही, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है कि मान लीजिए वो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पर उनके पास वो योग्यताएँ नहीं हैं कि जो वो आज के अनुसार आज के समय अनुकूल जो रोज़गार उपलब्ध है, वो उनको प्राप्त हो सके। तो शिक्षित बेरोज़गारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण एक और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जो कि व्यावसायिक अगर उसमें चीज़ें कमज़ोर हैं, व्यावसायिक चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, इसलिए नई शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तथा रोज़गार सृजन के अगर अवसर जो हैं उनकी गति धीमी है, तो भी ऐसा हो सकता है कि जो शिक्षित बेरोज़गारी है, वो पाई जाए। और राष्ट्रीय दृष्टि से शिक्षित बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि इसमें श्रमिक पर शिक्षा व्यय के रूप में विनियोग तो होता है, पर उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है। और यदि किसी टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण कुछ बेरोज़गारी पैदा होती, तो इसे हम टेक्नोलॉजिकल बेरोज़गारी भी कह सकते हैं, या एक विशेष प्रकार की संरचनात्मक बेरोज़गारी है। और इस प्रकार की अस्थायी स्वभाव की जो बेरोज़गारी है, घर्षण जनित बेरोज़गारी होगी, जबकि अधिक स्थायी स्वभाव की जो बेरोज़गारी होगी, वो टेक्नोलॉजिकल संरचनात्मक बेरोज़गारी होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली जैसे हमने बात किया, मौसमी बेरोज़गारी, प्रछन्न बेरोज़गारी पाई जाएगी। और जो प्रछन्न बेरोज़गारी है उसकी धारणा जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में मंदी के समय दिया था कि अधिक उत्पादक प्रयोग से कम उत्पादक प्रयोग की ओर श्रमिकों के चक्रीय हस्तांतरण के लिए किया। रैगनर नग्से ने अदृश्य बचत संभावना तथा पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में भी देखा था, और अमर्त्य सेन ने इसे मानवीय श्रम घंटों के आधिक्य के रूप में इसे परिभाषित किया है। उनके अनुसार यदि कुछ श्रमिक एक निश्चित श्रम घंटा कार्य करके किसी खेत के टुकड़े से अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा समय उसमें एंगेज्ड दिख रहे हैं। यानी लोग तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड हैं ही, पर जो लोग एम्प्लॉयड हैं, वो भी कुछ घंटों में वो कार्य पूरा कर सकते हैं, पर वो ज़्यादातर समय एंगेज दिख रहे हैं या वो खाली पड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं कि वो रोज़गार में हैं। और वकील तथा ब्रह्मानंद इकोनॉमिस्ट, उन्होंने वेज गुड्स मॉडल में श्रम अतिरेक के उत्पादक प्रयोग पर भी विचार किया कि अगर जितना श्रम उपलब्ध हो उससे अधिक कहीं उत्पादन हो रहा है, तो ऐसी भी स्थिति देखी जाती है। अब बेरोजगारी की ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी संबंध रहते, जैसे बेरोजगारी भत्ता इतना अधिक हो कि लोग उन्हें लेना रोजगार पर जाकर काम करने की तुलना में अधिक, अगर मान लीजिए बेरोज़गारी भत्ता बहुत अधिक है, तो लोग काम क्यों करना चाहेंगे? तो बेरोज़गार रहना ही अधिक पसंद करेंगे। इस स्थिति में रोज़गार पर जाने की अवसर लागत सरकार से प्राप्त भत्ता या डोल की अपेक्षा अधिक हो, तो इसे बेरोज़गारी का जाल कहेंगे। और ऐसी स्थिति में बेरोज़गारी हमेशा बनी ही रहती है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो खाली पड़े हुए लोग हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बहुत हाई नहीं देने चाहिए, नहीं तो उनके अंदर आलस उत्पन्न होगा और वो काम करना भी नहीं चाहेंगे। और प्रोफ़ेसर राजकृष्ण ने कहते हैं कि बेरोज़गारी का आधार हम क्या मानें? तो उनका कहना है, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में इष्टतम पूर्ण रोज़गारीय घंटे या दिन से कम काम करता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो बेरोज़गार है।
यदि कोई वांछित न्यूनतम स्तर से कम आय अर्जित करता है, यानी जितनी ज़रूरत है मिनिमम वेजेस ज़रूरी हैं, अगर उससे कम आय अर्जित कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो आय के आधार पर, आय की जो कसौटी उसके आधार पर बेरोज़गार है। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में लगे हुए काम से अधिक कार्य करने के लिए इच्छुक है, तो उसे हम कहेंगे कि वो इच्छुकता के आधार पर बेरोज़गार है। यानी अगर व्यक्ति 4 घंटे की उसकी 5 घंटे की जॉब है या 6 घंटे की, और वो उससे ज़्यादा काम करना चाहता है, तो अगर वो काम उस नहीं करने को पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं वो इच्छुकता के आधार पर भी बेरोज़गार है। यदि किसी व्यक्ति के रोज़गार से निकालने के बाद भी कुल उत्पादन भी असर ना पड़े, तो उसपे हम निष्पादन के आधार पर बेरोज़गारी कृष्ण ने ये बेरोज़गारी का दिया कि इसके आधार पे भी मान सकते हैं कि बेरोज़गार है। किसी भी व्यक्ति को बेरोज़गार मानने की 3 कसौटियाँ हो सकती हैं। आयु संबंधी अर्हता जो है वो क्या है? 15 से 64 वर्ष। वह काम करने के योग्य है, अपंग या बीमार नहीं, क्योंकि अगर अपंग है या बीमार है तो वो काम नहीं कर पाएगा। वह बाज़ार में जो दी हुई प्रचलित मज़दूरी पर कार्य करें, यानी मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने तय कर रखे हैं, उस पर काम मिल रहा है अगर उसे, और वो काम नहीं कर रहा है, तो उस आधार पर भी वो बेरोज़गार है। अब योजना आयोग द्वारा बेरोज़गारी के अनुमान के संबंध में भगवती कमेटी थी 1973 ने, उसने 3 अवधारणाएँ दी। सामान्य स्थिति यूजुअल स्टेटस, चालू साप्ताहिक स्थिति करंट वीकली स्टेटस, चालू दैनिक स्थिति करंट डेली वीक करंट डेली स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस। इसके आधार पर जो है देखा, फिर ये एनएसएसओ जो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात बेरोज़गारी संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है, उसने 1973 से बेरोज़गारी के माप के लिए ये 3 अवधारणाएँ दी, जिसमें सामान्य स्टेटस का यह समीक्षा वर्ष जो है, जो भी ईयर ले रहे हैं, उसके पूर्व के जो 365 डेज़, यानी उसके पहले का जो साल बीता, किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष में 50% से अधिक दिनों 183 दिनों तक कार्य नहीं करता है, तो हम उसे सामान्य स्टेटस का बेरोज़गार कहते हैं, यानी यूजुअल स्टेटस पर बेरोज़गार। यानी जो टाइम आप ले रहे हैं, रेफ़रेंस पीरियड है, समीक्षा वर्ष है, उसके पूर्व का जो वर्ष बीता है, उस पर अगर 50% से अधिक दिनों तक वो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको सामान्य स्टेटस का बेरोज़गार कहते हैं। सामान्य बेरोज़गारी दर क्रॉनिक बेरोज़गारी दर प्रदर्शित करती है, क्योंकि वे सभी लोग जो सामान्य रूप से बेरोज़गार हैं, उन्हें बेरोज़गारों की श्रेणी में रख लिया जाएगा। इसी तरीके से चालू साप्ताहिक स्टेटस है, यानी यह समीक्षा के दिन के ठीक पूर्व सप्ताह, यानी कोई पर्टिकुलर डे अगर हम लेते हैं कि उस दिन व्यक्ति को रोज़गार में है कि नहीं, तो उसके पूरे एक सप्ताह जो बीता, यानी उसके पहले के 7 दिन, किसी व्यक्ति की कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति रोज़गार में जब कहा जाएगा, जबकि उसने जो रेफ़रेंस या समीक्षा का सप्ताह है, वीक है, कि किसी दिन कम से कम 1 घंटा काम किया हो। इस प्रकार यदि किसी ने समीक्षा सप्ताह में 1 घंटा भी कार्य नहीं किया उसे, तो उसे हम करंट वीकली स्टेटस या चालू साप्ताहिक स्टेटस में बेरोज़गार कहेंगे। फिर चालू दैनिक स्टेटस या किसी व्यक्ति के जो समीक्षा दिन है, उसके पूर्व के 7 दिन में प्रत्येक दिन की कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई व्यक्ति 1 दिन में अगर 4 घंटे या इससे अधिक कार्य करता है, तो उसे उस दिन पूर्ण रोज़गार में कहेंगे। पर यदि उसने 1 घंटे से अधिक पर 4 घंटे से काम क किया हो, तो उसे आधा दिन का कार्यरत मानेंगे। यानी अगर 1 घंटे से तो ज़्यादा, पर 4 घंटे से कम किया है, तो हम कहेंगे वो आधा दिन का बेरोज़गार है। और अगर 4 घंटे काम किया, तो हम कहेंगे पूर्ण रोज़गार में है। और इसी प्रकार यदि किसी ने 1 घंटे से कम कार्य किया है, जो डे हम ले रहे हैं उसके पहले का रेफ़रेंस वीक जो है, तो उसको हम कहेंगे कि वो चालू दैनिक स्टेटस का बेरोज़गार है। तो कभी हो सकता है ज़्यादा समय के लिए काम कर रहा है, कभी थोड़े कम समय के लिए काम कर रहा है। तो इस आधार पे हमको प्रतिदिन पता चल पाता है कि वो रोज़गार की स्थिति, बेरोज़गारी की स्थिति क्या है। जहाँ सामान्य स्थिति बेरोज़गारी दर तथा साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी दर तो जो हैं, दरें वो पर्सन रेट हैं, और जो चालू इस दैनिक स्टेटस समय दर है, वो टाइम रेट को प्रदर्शित कर रही है, यानी घंटे देख रहे हैं कि किसी दिन कितने घंटे। तो राजकृष्ण ये मानते हैं, प्रोफ़ेसर राजकृष्ण मानते हैं कि चालू दैनिक स्टेटस एक प्रवाह है, जो ज़्यादा हम कह सकते हैं इंक्लूसिव है या समेकित है,
और खुली तथा आंशिक बेरोज़गारी को भी वो सम्मिलित कर लेता है। इसीलिए यह नीति निर्माण में अधिक उपयोगी होगी, यानी हमको दिख तो रहा है कि इतने घंटे भी 1 घंटा भी काम कर रहा है तो लग रहा है रोज़गार में, पर अगर वो रोज़गार में किस प्रकार के रोज़गार में है? 4 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे काम कर रहा है या 4 घंटे से अधिक काम कर रहा है या 1 से 4 घंटे के बीच कर रहा है। तो इसको हम ज़्यादा इंक्लूसिव मान सकते हैं और उसके आधार पे पॉलिसी गवर्नमेंट जो बनाएगी वो ज़्यादा इंक्लूसिव होगी और वो अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा उसको चोट कर पाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान कर पाएगी। बेरोज़गारी दर वह दर जो स्पष्ट करती है कि उन सभी लोगों से में से जो श्रम बाज़ार में काम करने के लिए आए हैं और कितने लोग उसमें से बेरोज़गार हैं। और यदि हम बेरोज़गार लोगों को श्रम बाज़ार में काम के लिए आए हुए लोगों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो वो बेरोज़गारी दर कहलाएगी। अब पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे एक है जो कंप्यूटर आधारित वार्षिक सर्वेक्षण है और जो रोज़गार तथा बेरोज़गारी से संबंधित जो प्रमुख इंडिकेटर्स हैं उन पर प्रकाश डालता है। तो पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे का गठन अमिताभ कुंडू जी थे, उनकी संस्तुतियों के आधार पे 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस एनएसओ द्वारा स्वीकार किया गया और यह सर्वेक्षण ग्रामीण परिवारों के संबंध में वार्षिक रूप से तथा शहरी परिवारों के लिए त्रैमासिक रूप से आंकड़े सामने लाता है। अब इसमें रोजगार तथा बेरोजगार संबंधित प्रमुख संकेतक श्रम जनसंख्या अनुपात एलएफपीआर तथा बेरोजगारी दर का अनुमान देना है। दोनों ही ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए यूजुअल स्टेटस तथा सीडब्ल्यूसी के संबंध में करंट वीकली स्टेटस के संबंध में रोजगार तथा बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान देता है। तो पहले जो है एनएसएसओ जो है वो 5 साल के अंतराल पर रोजगार से संबंधित आंकड़े जो है वो तैयार करता था और पीएलएफएस की पहली रिपोर्ट 2019 में सामने आई जो 2018-19 के पीरियड को कवर कर रही थी और इसके पहले 2017-18 का सर्वेक्षण आया था और ये आंकड़े हालाँकि एक कोविड के पहले का है और दूसरा जो है कोविड के बाद से ये प्रयोग में आ रहा है। 2018-19 की रिपोर्ट से प्राप्त जो सूचनाएँ थी वो ये बता रही हैं कि 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार 17-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1% थी। जो 2018-19 में घटकर 5.8% हो गई। इस अवधि में शहरी बेरोज़गारी की दर 2018-19 में यानी 7.7% रही, जो 2017-18 में 7.8 रही तथा इसी अवधि में ग्रामीण बेरोज़गारी की दर 5.3% थी, जो 5% हो गई 18-19 में। तो जो सीएमआईई है कि जो रिपोर्ट है 2018-19 में बेरोज़गारी एक अत्यंत गंभीर समस्या के रूप में आई और 2019-20 के दौरान कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति हुई, उससे ये स्थितियाँ और गंभीर हुई। हालाँकि फिर हम लोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था ने जल्दी ही रिवाइव किया। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बहुत तेज़ी से बढ़ी, हालाँकि उसके अनुसार जो है रोज़गार नहीं बढ़ पाए, फिर भी जो है वो हम रिवाइव कर रहे हैं और स्थितियाँ सुधर रही हैं। और ग्रामीण भारत की तुलना में जहाँ रोज़गार विहीनता जो है दर वो 5.3% थी और शहरी क्षेत्रों में इसकी दर अधिक ऊँची देखने में आती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अगर जैसे लैंड है तो उस पे लोगों को लगता है कि वहाँ पर काम कर रहे हैं या थोड़े मोटे अपनी दुकान खोली या इस प्रकार के रोज़गार में जब जो ग्रामीण शहरों से रीमाइग्रेट करके ग्रामीण क्षेत्रों में आए थे लोग कोविड के समय में, वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ वैकल्पिक अपनी व्यवस्थाएँ वहाँ पर देख ली, जोड़ ली। तो इस प्रकार से हम कई सारे आधार पर हम देखते हैं कि क्या जो क्योंकि बेरोज़गारी को दूर करना इसलिए भी ज़रूरी है और ये एक चुनौती के रूप में भी रहता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारत की जनसंख्या है वो सबसे बड़ी जनसंख्या है इस समय विश्व में। और सबसे बड़ी जनसंख्या के लिए उसको चैलेंज को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि कोई गरीबी में या भुखमरी से किसी की मृत्यु ना हो क्योंकि यह बहुत ही अमानवीय दृष्टिकोण माना जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में लोगों को रोज़गार मिल सके और जो ये जेंडर डिफरेंसेस हैं यानी कि जो पुरुषों को ज़्यादा रोज़गार की प्राप्तियां हैं महिलाओं को कम जो है वो रोज़गार में लगी हुई हैं तो जहाँ पे ज़रूरी है ख़ास तौर पे जहाँ पे
अ, विडो वुमेन है या डिपार्टेड वुमेन, अबंडेंट वुमेन है, यानी कि जो अकेले अपना जीवन यापन कर रही हैं या अपने परिवार को अकेले देख रही हैं, विडो हो गई या डाइवोर्स के कारण या कोई और कारण हो सकता है। तो क्या ऐसी महिलाओं पे तो विशेष फ़ोकस होना चाहिए कि उनको रोज़गार ज़रूर मिले। इसी तरीके से अगर जाति आधार देखें तो डिफरेंट जो एससी, एसटी, ओबीसी पॉपुलेशन, उसमें से कितने लोग रोज़गार में हैं, किस प्रकार के रोज़गार में हैं, कि तो ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये और रीजनल डिस्पैरिटीज़, इंडिविजुअल डिस्पैरिटीज़, कास्ट डिस्पैरिटीज़, जेंडर डिस्पैरिटीज़, तो ये इतना सरल जितनी दिखती है कि कितने लोगों को रोज़गार मिल गया, कितनों को नहीं, सिर्फ़ इसी पे नहीं, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार की मिली, कितने घंटे व्यक्ति काम कर पा रहा है, क्या उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम मिल पा रहा है कि नहीं। जैसे अगर अशिक्षित है तो यानी कि उसके अंदर वो गुण नहीं है, वो तो इस वजह से उसको रोज़गार नहीं मिल पाई, या वो स्किल्ड नहीं इसलिए रोज़गार नहीं मिल पा रहा। पर अगर वो शिक्षित भी है और स्किल्ड भी है और अगर उसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो ये और ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है बेरोज़गारी की, जो आज के समय में देखने में आ रही। पर भारत में एक समस्या एक और देखने में आ रही है कि जो शिक्षा में जो नॉर्मल डिग्रीज़ लोग ले रहे हैं, उसको बहुत कैज़ुअल तरीके से देख रहे हैं और डिग्रीज़ तो बढ़ती जा रही, क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर उस क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बढ़ने की वजह से लोगों में कुछ स्किल्स डेवलप हुई या लोगों का शैक्षणिक स्तर कुछ बढ़ा कि सिर्फ़ उन्होंने क्लासेस पास कर ली। तो ये भी देखना है और ये युवाओं को समझना होगा कि अगर उनके अंदर प्रतिभा है, अगर उनके अंदर गुण है और अगर वो जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सीरियसली कर रहे हैं, तो वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे, क्योंकि हम किसी की ओर ताक कर सिर्फ़ रोज़गार पाने के लिए नहीं बैठेंगे, हम रोज़गार को सृजित करेंगे और उससे और लोगों को भी रोज़गार देंगे, क्योंकि आज के समय में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ये भी माना जाता है। और अगर हम प्राचीन सभ्यता में भी देखें तो हमेशा अगर कीन्स के बाद देखें तो ये आता है कि गवर्नमेंट को ही हर चीज़ में हस्तक्षेप करना है। पर पहले विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस लेज़िस्फेयर पॉलिसी जब थी, तो उस समय भी लोग अच्छे से जीवन यापन कर भी रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी न किसी प्रकार के रोज़गार में थे। तो आज के संदर्भ में अगर हम भारत में की स्थितियों में देखें, हालाँकि वो वैश्विक स्थिति भी है कि कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी के बाद से जब बार-बार लॉकडाउन हो जा रहा था, उसके बाद हम उभरे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ने उस समय अगर देखा जाए तो कई सारी स्कीम्स लाई, ख़ास तौर पे जिसमें आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना, क्योंकि पता था कि जो वेज एम्प्लॉयमेंट में शहरों में लोग रह रहे थे, वो वापस ग्रामीण क्षेत्रों में गए। और अगर वहाँ पर उनको थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा था स्कीम्स के, मुद्रा योजना के माध्यम से या आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से, तो एक तो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोशन मिल रहा था, तो वहाँ पे रोज़गार की स्थितियाँ लेबर इंटेंसिव होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। साथ ही साथ रोज़गार की ओर भी गवर्नमेंट इसके माध्यम से प्रेरित कर रही थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी रिवाइव कर रही थी और हम रिवाइव करने के लिए विशेष फ़ोकस आत्मनिर्भर भारत एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के माध्यम से था। जिसमें और बहुत सारी रिवाइवल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए, जिसमें पीएम आवास योजना या अधसंरचना विकास के माध्यम से रोजगार सृजन, क्योंकि आवास बनेंगे तो उसको आवास में बनाने में भी बहुत लोग लगेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के विकास के द्वारा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के आधार पर भी रोजगार को अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए सेक्टोरल प्रत्यागम का सारा तथा अत्यंत ही खराब वित्तीय अवस्था तथा तरलता अभाव से ग्रस्त सेक्टर्स को रिवाइव करना रोजगार, और उसके द्वारा भी इस रोजगार सृजन को हुआ। फिर राष्ट्रीय निवेश तथा अवसंरचना फंड, क्योंकि आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया। अब उसमें खाली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उससे संबंधित आर्किटेक्ट से लेके इंजीनियर से लेके मजदूर और टेक्निकल नो हाउ से लेके जो खाली कोई नो हाउ मान लीजिए उतनी नहीं, खाली वेली डेज लेबरर्स हैं, उस सब को एम्प्लॉयमेंट मिली, वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से। फिर कृषि निर्यात के द्वारा
कृषि क्षेत्र में भी रोज़गार का सृजन, यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाएँ, जिससे कि वहीं पर पैकेजिंग वगैरह हो जाए और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स कुछ एरियाज़ को कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए बना दिया जाए और वहीं से एक्सपोर्ट हो जाए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स भी गवर्नमेंट चला रही है, जिसकी वजह से रोज़गार को बढ़ाने की बात हो रही है। तो इन चीज़ों पर फ़ोकस करके गवर्नमेंट ने रिवाइव करने की कोशिश की, जो भी कोविड-19 के बाद परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। फिर प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार का सृजन, कुछ डायरेक्ट स्कीम्स भी थी गवर्नमेंट की जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोज़गार देती थी। जैसे हम मनरेगा की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 100 डेज़ की गारंटी गवर्नमेंट दे रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में कि लोगों को रोज़गार मिला रहे, कुछ न कुछ आय सृजित होती रहे कि भूख के कारण ना मरने पाएँ। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट ने एक तरीके से परिवारों को सपोर्ट किया, फ्री राशन वगैरह देकर। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं, अ, जो विशेष स्कीम्स तो बहुत हैं, पर विशेष फ़ोकस जो है, जो गवर्नमेंट ने इस दौरान किया है, वो आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना, जो श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। फिर प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, ये भी श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा, इसका उद्देश्य है कि नए रोज़गार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई और ये 31 मार्च 2019 तक जो पंजीकृत लाभार्थी हैं, कि योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक, यानी 31 मार्च 2022 तक का लाभ मिलता रहेगा। ये उस समय के लिए योजना आई, 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई। फिर इसी तरह राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, ये भी श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा, यानी नौकरी मिलने के लिए कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास, सिलेबस यानी पाठ्यक्रमों की जानकारी, ट्रेनिंग, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप, आजकल एनईपी में भी इंटर्नशिप की बहुत बात होती है, आदि जैसे विभिन्न प्रकार की कैरियर संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोज़गार सेवा के परिवर्तन के लिए ये परियोजनाएँ हैं। और इस परियोजना के 3 मेन कहेंगे इंडिकेटर्स या फैक्टर्स हैं। ए एनसीएस द्वारा और फिर मॉडल कैरियर केंद्र के द्वारा रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़कर, जो फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, जो मनरेगा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, और जिससे जो वयस्क हैं, उनको सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही है। ग्राम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि 125 दिवसीय अभियान है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 जून 2020 को, यानी कोविड पीरियड में शुरू किया था, जिसका मिशन एक बहु कार्यक्रम के माध्यम से वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों, यानी जो शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों को अपने घरों को वापस आ रहे थे, और इसी तरह कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण आबादी आबादी के मुद्दों को संबोधित करना था। तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने की आयामी रणनीति, संकटग्रस्त लोगों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के साथ गाँवों को संतृप्त करना, यानी उनको इक्विप करना, और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब लोग वापस आए तो गवर्नमेंट का भी ये प्लान था कि शहरों पर अर्बनाइज़ेशन की वजह से, यानी शहरीकरण की वजह से शहरों पर बोझ बढ़ता है जनसंख्या का, फिर वहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उसको प्रदान करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो ये जब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग वापस जो शहरी क्षेत्रों में से वापस ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए, वो वहाँ पे रह सकें, उसके लिए उनको कुछ वहाँ पे रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें। हो सकता है ये स्कीम अच्छे और अच्छे से काम, तो ऐसा जो लोग आए थे उसमें से कुछ लोग रहे भी, कुछ लोग फिर से कोविड के सम जब पीरियड ओवर हुआ उसके बाद वापस चले गए। फिर आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये ग्रामीण मंत्रालय द्वारा अ, लागू है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सितंबर 2014 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट से जुड़ा है। कौशल विकास कार्यक्रम है और इस योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ष के ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया। अ, एनआरएलएम का उपघटक जो ग्रामीण गरीबों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना, यानी शहरी क्षेत्रों में तो प्लेसमेंट एजेंसीज़ बहुत सारी हैं, कई सा जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर कौशल विकास योजनाएँ चली, पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाओं को लागू करने और ग्रामीण युवा जो हैं 15 से 35 साल के, उनको उसका लाभ मिल सके, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का आरंभ किया गया था सितंबर 2014 से। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही ये स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि खुद अगर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए संस्थान है, जो उद्यमता विकास की दिशा में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में समर्पित बुनियादी ढांचे के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। और फिर इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना है, ये आवास एवं आवास मंत्रालय शहरी मामले उसके द्वारा है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये आवास एवं आवास मंत्रालय शहरी मामले द्वारा है। शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है, जिससे वे गरीबों के लिए एक मजबूत ज़मीन प्रदान करना है, क्योंकि देखा क्या जाता है कि जो ज़्यादातर लोग वेज एम्प्लॉयमेंट की ओर भागते हैं, पर वेज एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए लोगों को स्किल करिए, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करिए, लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार करिए। वो चाहे उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और फिर जो संसाधन चाहिए क्रेडिट के माध्यम से। ये सारी चीज़ों से उनको एक मजबूत सहारा देकर जो है रोज़गार अच्छा रोज़गार मिल सकता है। फिर प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, ये सूक्ष्म लघु एवं लघु मंत्रालय द्वारा मध्यम मंत्रालय द्वारा है। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम जो एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जो कारीगर हैं और बेरोज़गार युवाओं की मदद करना है और गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। जैसे नॉन फार्म सेक्टर जो है उसमें ज़्यादातर रोज़गार इसमें उपलब्ध हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। बाकी लोगों के अंदर कोई स्किल्स हैं, मान लीजिए जो ख़ास तौर पे जो ओडीओपी के माध्यम से जैसे हम देखते हैं, तो पारंपरिक कारीगरी है, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनको भी बढ़ावा दिया गया है, तो लोगों को रोज़गार मिला है। समय-समय पर गवर्नमेंट उनकी प्रदर्शनी लगाती है और इससे उनकी जो उत्पादन है उसको ओडीओपी प्रोडक्ट्स को बाज़ार भी मिल रहा है। तो जो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के भी लोग हैं, हमको लगता है कि वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि उनकी गणना उसमें नहीं हो पा रही। पर रोज़गार की स्थिति अगर उन सबको इंक्लूड करके देखा जाए, तो ख़ास तौर पे जो स्वरोज़गार में, तो वो स्थितियाँ थोड़ा बेहतर दिखेंगी। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को और ये ऋण वाणिज्य बैंकों यानी कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लघु वित्त बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा दिए जाते हैं। उधारकर्ता ऊपर जो उल्लिखित कोई भी जो ऊपर ही हमने अभी संस्थान बताए, वहाँ कहीं से भी संपर्क कर सकता है और अ, उद्यमित्र के .in है, www.udyammitr.in, इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और फिर उसको ये लोन इन डिफरेंट इकाइयों से उनको मिल सकती है। वित्त पोषण की आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए शिशु, किशोर और तरुण नाम से 3 उत्पाद बनाए गए हैं और अगले के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान किया, यानी कि किस स्टेज की इंडस्ट्री या किस स्टेज का उद्यम वो शुरू करना चाहता है। तो उसके अंतर्गत उनको लाभ दिया जा सकता है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका ये तो ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों सभी जगह ख़ास तौर पे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर उद्यमिता प्रदान इसके माध्यम से
प्रदान की जा रही है और ये सेंटर्स जो है वो बहुत लोगों को कुशलता प्रदान करने में कार्य कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ऐसे युवा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटरमीडिएट में भी अगर वो 18 साल के ऊपर हैं, इस तरीके के उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा है, जो कि वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और वकालत सहायता प्रदान करके देश में प्रशिक्षुता यानी ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए है। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाह रही कि जिस प्रकार का रोज़गार हम चाहिए, उस प्रकार के लोगों को गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात सामने लाई कि जो हमारा युवा है, वो उस रूप से प्रशिक्षित नहीं है कि जिस प्रकार के रोज़गार उपलब्ध हैं। तो गवर्नमेंट डिफरेंट योजनाओं के माध्यम से और अपने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है कि जिससे लोग स्वरोज़गार और अच्छे रोज़गार के लिए प्रिपेयर्ड रहें। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ये इसमें 13 मंत्रालय इन्वॉल्व्ड हैं। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हैं, उन्होंने इसको राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाने और 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की एक्सपेंडिचर की घोषणा की और एक अतिरिक्त अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ का उत्पादन की बात उन्होंने कही। और फिर पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, ये भी वर्तमान में 21 मंत्रालय विभाग इसमें शामिल हैं। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए ये 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया और ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 21 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी इसको। और इसके माध्यम से आर्थिक विकास और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा ये जो कनेक्टिविटी है और ये इसमें 7 कहा गया है कि इंजन के रूप में कार्य करेंगे, वो है रेलवे, रोड्स, बंदरगाह यानी पोर्ट्स, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जल परिवहन और रसद अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से ये बात कही गई। फिर डिजिटल इंडिया, आज की डेट में एआई की बात कर रहे हैं, गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और जिसका एम यानी उद्देश्य भारत को डिजिटली रूप से सशक्त करना है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि लोग उसको कैसे डिजिटलाइज हों, यानी कि लोग प्रशिक्षित हों और साथ ही साथ उनको वो साधन भी उपलब्ध हों। तो इसके लिए वो कार्य करती है। फिर कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है और ये मिशन घरों में बुनियादी सेवाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन प्रदान करना है, जिसका कार्य शहरों में सुविधाओं का निर्माण जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और विशेष रूपों से गरीबों और वंचितों के लिए ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। फिर मेक इन इंडिया के माध्यम से भी गवर्नमेंट प्रोडक्शन को प्रमोट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भारत में बने और भारत से एक्सपोर्ट हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, ज़्यादा इनकम हो लोगों के पास और देश की भी इनकम बढ़े, जैसे उन प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर सकें और जो प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, हम उनको खुद ही बना सकें। और मेक इन इंडिया वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। फिर स्मार्ट शहर आवास एवं आवास मंत्रालय शहरी मामले द्वारा, जिसको हम शहरी जैसे स्मार्ट सिटी मिशन अगर है, तो उस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कि 25 जून 2015 से अब स्मार्ट सिटी के लिए भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और एक
पर्टिकुलर डिसेंट लाइफ यानी एक अच्छी गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने के लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रदान करना इसका एम है और इसके इससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी क्योंकि ये सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल पिलर होगा किसी भी शहर का। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी र रू अर्बन यानी रूरल अर्बन मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अनुरूप जो है सुविधाएँ प्रदान करना। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन गाँव के एक समूह के विकास के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जो मूल रूप से शहरी प्रकृति की माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समानता और समावेशिता का ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन को संरक्षित और पोषित करते हैं। यानी जो अर्बन सुविधाएं हैं खास तौर पे जो लाइफ को इजी कर सकती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकती हैं, उनको करते हुए और जो ग्रामीण क्षेत्र की अपनी खूबी है उसको संरक्षित और पोषित करते हुए सस्टेनेबल और रूरल अर्बन गाँव का एक समूह बनाना, ये भी इस नाम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन। तो जितना ही ज़्यादा काम होगा देश में, जितनी बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के लिए और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, वो सब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से रोज़गार सृजित करेगा और जब रोज़गार सृजित होगा, तो आय सृजित होगी। और इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार सभी इन सारी योजनाओं के माध्यम से मिलेगा। अब राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जो कि वाणिज्य एवं वाणिज्य मंत्रालय उद्योग द्वारा है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को, स्मार्ट सिटीज़ को और ये लिंक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी से जोड़ेगा इनको, तो फिर भारत के लिए ये एक जो है मैन्युफैक्चरिंग और अर्बनाइजेशन के लिए एक ग्रोथ इंजन की तरह कार्य करेगा। इसी तरीके से स्टैंड अप इंडिया योजना है जो एससी, एसटी और जो महिला उद्यमी हैं उनको वित्त पोषण के लिए, बहुत सारी योजनाओं के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है, तो इसलिए वो उसका लाभ नहीं ले पाते। पर एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के को वित्त प्रदान करने के लिए स्टैंड अप योजना है और ये स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ये ग्रीन फील्ड स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है, जिससे कि वो अपना उद्यम स्थापित करे और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके। और यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं, कृषि संबंध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की इनसे संबंधित एक्टिविटीज़ में वो कार्य कर सकता है। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी एससी, एसटी या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। यानी अगर ये क्योंकि बड़ा ऋण दे रही है गवर्नमेंट 10 लाख से 1 करोड़ के बीच, पर इसमें जो 51% शेयर होल्डिंग होगी और जो नियंत्रण होगा वो किसी एससी, एसटी या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए। फिर स्टार्टअप इंडिया भारत की एक योजना जिसके तहत स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना और भारत में क्योंकि इनोवेशंस या नवाचार की बात होती है, उसके लिए उद्यमों को मजबूती प्रदान करना और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो निर्मित करना। यानी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप इंडिया का लाभ ले सकें और इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करा रही है गवर्नमेंट, तो उसमें उनको बनाने में बहुत सारी गतिविधियों क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होती है तो उसमें चेन रिएक्शंस होते हैं, उसके रिपरकशंस पॉजिटिव होते हैं अगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में संसाधनों को लगाया जा रहा है और उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये अर्थव्यवस्था में तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फिर स्वच्छ भारत मिशन ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है, यानी जो स्वच्छता के कवरेज को प्रदान करता है जिसमें ओपन डिफिकेशन फ्री उसकी बात हो रही है या सभी ग्राम पंचायतों, जिला, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में महात्मा गांधी की 150वीं
जयंती पर ये ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों के निर्माण के लिए ओडी ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्ति के लिए घोषणा की गई थी। तो उसमें भी लोगों को रोज़गार मिला। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो कि श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। अटल अटल पेंशन योजना है और कई सारे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो बुनकरों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इन तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट रोजगार सृजित कर सकती है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद।